हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो डे 26 का सेशन नंबर 2 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। लास्ट टॉपिक था सीड, तो सीड के स्ट्रक्चर को समझेंगे, अलग अलग टाइप्स के सीड्स को समझेंगे एंड साथ ही साथ हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स और ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स को समझेंगे। ठीक है, सो ये है अपने आज के गोल्स और चलो कंटिन्यू करते हैं फिर हम। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की सीड टॉपिक है। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The final product of sexual reproduction is seed. It is often described as fertilized ovule. Seed क्या है? एक fertilized ovule है, ठीक है। Seeds are formed inside fruits. ठीक है, seeds किसके अंदर होते हैं? fruits के अंदर होते हैं। A seed typically consisting of seed coats. Seed coats कौन सी थी? Integuments। क्या थी? Integuments। क्या है? इंटेग्यूमेंट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? सीड कोट्स होती हैं। इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी भी कि कौन सी इंटेग्यूमेंट, कौन सा सीड कोट होती है और उसका नाम क्या होता है। इसके बाद आ जाओ कॉटिलिडन्स। ठीक है, सीड के अंदर सीड कोट होगी, कॉटिलिडन्स होंगी। मोनोकोट है तो एक कॉटिलिडन, डाइकोट है तो दो कॉटिलिडन्स। उसके बाद एम्ब्रियो होगा। क्या होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। ठीक है, the cotyledons of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to storage of food reserves, as in legumes. legumes जैसे कि हमारी दालें होती हैं, cereals होते हैं, उन्हें हम legumes कहते हैं। ठीक है, the cotyledons of the embryo are simple structures. किस तरीके के structures हैं? simple structures हैं। ठीक है, एम्ब्रियो के ही cotyledons होते हैं। हमने कल एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर किया था। यहाँ पे देखो, स्कूटेलम किसका है? कॉटिलिडन है। किसका? ग्रासेस का, स्पेशली उसको नेम दिया है। और ये भी एम्ब्रियो है, इसके भी दो कॉटिलिडन्स हैं। ठीक है, तो ये कॉटिलिडन और एम्ब्रियो को, कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस को मिला के एक एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, और उसी के अंदर क्या होती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होती हैं। ओके, तो जो कॉटिलिडन्स है एम्ब्रियो के, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या हैं? जनरली थिक और स्वॉलन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फूड को स्टोर कर रहे हैं। मेच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस क्या होते हैं? हमने कल भी बात की थी। वो जिन्हें हम नॉन एल्ब्यूमिनस को क्या कह सकते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, जिनमें जो सीड जब मैच्योर हो रहा है, सीड फॉर्म हो रहा है ओव्यूल से, उस टाइम पे सीड पूरा ही एंडोस्पर्म को क्या है? कंज्यूम कर लेता है और कोई भी एंडोस्पर्म का पार्ट नहीं बचता है। जैसे कि पी, ग्राउंडनट, इनमें क्या है? पूरा एंडोस्पर्म कंप्लीटली क्या है? कंज्यूम हो जाता है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक कौन से होते हैं? जनरली डाइकॉट्स होते हैं। और एंडोस्पर्मिक कौन से होते हैं? जनरली मोनोकॉट्स, जैसे कि कोकोनट, वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। यहाँ पे हमें गिवन भी एग्जांपल्स। मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, non-albuminous seeds have no residual endosperm as it completely consumed during embryo development. जब सीड डेवलप हो रहा था, सीड के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, तो एम्ब्रियो ने डेवलप होते होते सारा क्या है? एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया। ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट क्या है? एम्ब्रियो से पहले हो जाती है। क्यों? बिकॉज एंडोस्पर्म क्या है? एश्योर्ड हम फूड चाहते हैं कि एम्ब्रियो के डेवलप होने से पहले फूड बना होना चाहिए, तभी तो एम्ब्रियो ज़िंदा रह पाएगा, एम्ब्रियो आगे क्या है? डेवलप हो पाएगा। तो इसकी एग्जांपल्स किसकी आती हैं? डाइकॉट्स की, पी, ग्राउंडनट। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं? जिनमें जो एंडोस्पर्म है वो बच जाता है, वो पूरा क्या है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कंज्यूम नहीं होता, जैसे कि वीट, मेज़, बार्ले, कैस्टर। ये अपनी कुछ एग्जांपल्स हैं।
इसके बाद ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। हमने बात की थी ना कि इस तरीके से हमारे पास क्या है, न्यूसेलस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं पूरे ओव्यूल के अंदर। यहाँ पे पहले इंटेग्यूमेंट्स हैं दोनों, और यहाँ पे क्या है, न्यूसेलस के सेल्स हैं। तो जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ से एक सेल क्या है, क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल, और फिर क्या है, पोलन बना एम्ब्रियो सैक फॉर्म कर लेता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो साइड वाले न्यूसेलस के सारे सेल्स हैं ना, वो डीजेनरेट होने की बजाय परसिस्टेंट रहते हैं, मतलब कि डीजेनरेट नहीं होते, ज़िंदा ही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस जो परसिस्टेंट न्यूसेलस के सेल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पेरिस्पर्म। ये किस किस में पाया जाता है पेरिस्पर्म, बीट में और ब्लैक पेपर में। ब्लैक पेपर में क्या होता है, पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है, मतलब कि न्यूसेलस के सेल्स डीजेनरेट नहीं करते, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक बनने के बाद न्यूसेलस के सेल्स डीजेनरेट नहीं किए। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब हमने बात किसके बारे में करनी थी, एक मैंने आपको समझानी थी एक चीज़। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम सीड्स को ही लिख लेते हैं। कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक। एल्ब्यूमिनस को ही एंडोस्पर्मिक कहते हैं ना। और दूसरा क्या है, नॉन एल्ब्यूमिनस। या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक। एल्ब्यूमिनस कौन से होते हैं, जनरली मोनोकॉट्स। जनरली क्या होते हैं, मोनोकॉट्स। ठीक है, जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पूरा जो अपना एंडोस्पर्म है कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नॉन एल्ब्यूमिनस। ये कौन से होते हैं, जनरली डाइकॉट्स होते हैं, जैसे कि पी या फिर ग्राउंड नट। ठीक है, ये आपको बात अब क्लियर हो गई। और आप लिख सकते हो लेग्यूम्स, सीरियल्स, है ना। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अब एक और पॉइंट किया हमने, पेरिस्पर्म क्या होता है, persistent न्यूसेलस सेल्स। न्यूसेलस, ठीक है, मतलब कि न्यूसेलस के सेल्स एम्ब्रियो सैक फॉर्म होने के बाद डीजेनरेट नहीं हुए। ठीक है, दे डोंट डीजेनरेट आफ्टर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अब एक लास्ट पॉइंट करते हैं और फिर हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे। इसके बाद हमने बात की थी कि इंटेग्यूमेंट्स क्या बनाती हैं, सीड कोट। क्या बनाती हैं, सीड कोट। कितने इंटेग्यूमेंट्स थी ओव्यूल की, 2 थी। ठीक है, एक थी आउटर इंटेग्यूमेंट, दूसरी थी इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट क्या बना लेगी, आउटर इंटेग्यूमेंट जो सीड कोट बनाती है उसे हम टेस्टा कहते हैं। ये क्या है, आउटर सीड कोट।
ठीक है। और दूसरी क्या है, इनर, जिसे हम क्या कहते हैं, टेगमेन। क्या कहते हैं, टेगमेन। ये क्या है, इनर सीड कोट। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई, अब क्लियर हो गई है। इंटेग्यूमेंट्स हैं जो क्या बनाती हैं, सीड कोट। आउटर इंटेग्यूमेंट बनाती है टेस्टा, जो क्या है, आउटर सीड कोट। इनर इंटेग्यूमेंट बनाती है टेगमेन, जो क्या है, इनर सीड कोट। और पेरिस्पर्म क्या है, परसिस्टेंट न्यूसेलस के सेल्स। तो ये क्या होते हैं, इनमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ब्लैक पेपर, और बीट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक और पॉइंट आप समझो अब, डोरमेंसी क्या होती है। क्या, डोरमेंसी। हाँ जी, तो देखो हमने कल बात की थी कि एम्ब्रियो क्या है, डेवलप हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये अपना एम्ब्रियो है, यहाँ पे क्या है, प्लूम्यूल है। ये क्या है, रेडिकल है। ये क्या है, रूट कैप है। ये किसका है, डाइकॉट्स का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 कॉटिलिडन्स। क्या है, 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है अपने पास। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो डोरमेंसी क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो सीड है उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ये एम्ब्रियो क्या है, आगे फ्यूचर प्लांट बनता है। क्या है, फ्यूचर प्लांट, या आप इसको क्या कह सकते हो, बेबी प्लांट इन अ सीड। कि सीड के अंदर एक बेबी प्लांट पड़ा है, जो बाद में अगर सही कंडीशंस मिली तो क्या है, वो फ्यूचर प्लांट बना लेगा। बेबी प्लांट प्रेजेंट है इन अ सीड। अगर हम सही वेदर कंडीशंस, जैसे कि ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करें अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, वाटर सही प्रोवाइड करें, सनलाइट प्रोवाइड करें, तो क्या है, वो एम्ब्रियो सचमुच में फ्यूचर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब तक ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करते, वो स्टेट ऑफ डोरमेंसी में चले जाते हैं। क्या है, स्टेट ऑफ डोरमेंसी। स्टेट ऑफ डोरमेंसी क्या है, एक टेम्परेरी स्टेट होती है जब जहाँ पे सीड या एम्ब्रियो क्या है, डेवलप होना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो आउटर एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो क्या है, जैसी रिक्वायर्ड है उस तरीके की नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब हम रीड करते हैं। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स harden as a tough protective seed coats। ठीक है, और जो इंटेग्यूमेंट्स, जो ओव्यूल्स की इंटेग्यूमेंट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, और हार्ड हो जाती हैं और एक प्रोटेक्टिव टफ सीड कोट बना लेती हैं। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। ठीक है, आप देखते हो कि सीड कोट में एक स्मॉल छोटा सा पोर होता है, वो क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब हम रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड कर देंगे तो जो डोरमेंसी की स्टेट से है वो एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा और जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। और जब जर्मिनेट करेगा तो जो वाटर दिया है वो वाटर क्या है, उसने कंज्यूम भी तो करना है ना, ऑक्सीजन को भी उसने लेना है। तो इसीलिए सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ऑक्सीजन की एंट्री और वाटर की एंट्री के लिए क्या है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज़ रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई। जब सीड मैच्योर होता है तो सीड क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। कितना मॉइस्चर बच जाता है बाय मास, सिर्फ 10 to 15% मॉइस्चर।
बाय मास बच जाता है। ठीक है, ये अगर आपने मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के, तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ आया होगा कि बाय मास का मतलब क्या है और परसेंटेज निकाल लिया है हमने। ठीक है, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, क्योंकि मॉइस्चर कम हो गया, वाटर का कंटेंट कम हो गया, इसीलिए क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या है, एम्ब्रियो की स्लो हो जाती है। और एट द एंड एम्ब्रियो क्या है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी या डोरमेंसी में क्या है, चला जाता है। और जब क्या है, फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सूटेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तब क्या है, सीड्स जर्मिनेट करते हैं। तब क्या है, सीड्स जर्मिनेट करते हैं। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अब देखो, ये मैंने आपको समझा भी दिया और अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स, ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ठीक है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। क्या है, ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली मतलब कि सेम ही टाइम पे हो रहे होते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन भी और सीड फॉर्मेशन भी। ठीक है, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड द पेरिकाप। ओवरी की जो वॉल है वो किस में डेवलप होने लग जाती है, फ्रूट की वॉल में, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकाप कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकाप। द फ्रूट्स में भी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। ठीक है, फ्लैशी मतलब कि जब हम कंज्यूम करते हैं, आप देखोगे वो वाटरी से होते हैं, फ्लैशी होते हैं। उनमें अगर आप उनको मैश करोगे तो वो एक प्यूरी टाइप बन जाते हैं, है ना। लेकिन और मे बी ड्राई, अगर ग्राउंडनट के सीड को या मस्टर्ड के सीड्स को आप मैश करोगे तो वो प्यूरी टाइप नहीं बनेंगे, वो क्या होंगे, उनमें से ऑयल हम निकलवाते हैं। ठीक है, तो फ्लैशी मतलब कि सीड्स वो हम कंज्यूम करते हैं फ्रूट को डायरेक्टली। यहाँ पे जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड है, इनको हम डायरेक्टली तो फ्रूट को नहीं, सीड को या फ्रूट को क्या है, कंज्यूम नहीं कर पाते। ठीक है, वहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें, उसकी सीड्स से हमें क्या है, ऑयल निकलवाना पड़ता है। ठीक है, मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। जैसे पोलन का डिस्पर्सल होता है, उसी तरीके से सीड्स का भी डिस्पर्सल होता है, ताकि उसे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएं और वो स्टेट ऑफ डोरमेंसी से बाहर आके क्या है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दे। Recall the classification of fruits and their dispersal mechanism that you have studied in an earlier class. Is there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seeds present in the fruit? Obviously, अगर ovule future seed form कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे उतने ही क्या है, सीड्स होंगे। तो इस पर बिल्कुल क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। फ्रूट की वॉल को, फ्रूट की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरिकाप कहते हैं। और पेरिस्पर्म क्या थी, परसिस्टेंट न्यूसेलस के सेल्स, किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक पेपर या फिर बीट में। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई, अब क्लियर हो गई है। आगे हम देखते हैं। हाँ जी, अब देखो, इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ। जब क्या है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है तो दूसरे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जैसे कि सेपल्स और पेटल्स, वो क्या हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं और फॉल ऑफ कर जाते हैं, मतलब कि झड़ने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। However, in few species such as apple, वो क्या होते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू, क्या होता है, जो थैलेमस होता है वो फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट की फॉर्मेशन में। आप जो एप्पल का ये पार्ट कंज्यूम करते हो ना, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, वो क्या होता है,
थैलेमस होता है। क्या होता है? थैलेमस होता है। तो हम एक्चुअली में एप्पल का फ्रूट नहीं कंज्यूम कर रहे, एप्पल का थैलेमस कंज्यूम कर रहे होते हैं। सेम विद द स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे क्या है? ये थैलेमस है, ठीक है। और ये जो पोर्स है, आप ये जो कवरिंग है, ये पोर है, इनको हम क्या कहते हैं? अचीन। क्या कहते हैं? अचीन, ठीक है। तो ये आपको लेबलिंग सारी पता होनी चाहिए, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूँगी आपको। यहाँ पे एक बार रीड कर ले हम। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं, जिनमें हम एक्चुअली में फ्रूट को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, थैलेमस को कंज्यूम कर रहे हैं या किसी और फ्लोरल पार्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। मोस्टली थैलेमस ही होता है जो क्या है? फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। मोस्टली फ्रूट्स क्या हैं? ओवरी से ही डेवलप होते हैं और उन्हें हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, जैसे कि मैंगो। Although in most of the species, fruits are the results of fertilization, there are a few species in which fruits develop without fertilization. क्या है? फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के भी डेवलप करते हैं। इसके मैकेनिज़्म को आपको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना समझो कि नॉर्मली क्या है? फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करते हैं, ठीक है। बट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जैसे कि बनाना, वो क्या है? बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करते हैं। फर्टिलाइजेशन कब होती है? जब क्या है? मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं, सिनगैमी होती है, ठीक है। और साथ ही साथ डबल फर्टिलाइजेशन है तो ट्रिपल फ्यूजन भी होती है। किस में होगी ये? एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक किस में प्रेजेंट है? ओव्यूल में। तो तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी। और जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इसीलिए सीडलेस होते हैं। क्या होते हैं? सीडलेस। अब देखो, पार्थिनोकार्पी हम इंड्यूस कैसे कर सकते हैं? आपने प्लांट्स में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़े होंगे, साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे। प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। कौन सा? किसकी हम बात कर रहे हैं? ऑक्सिन की। ऑक्सिन में आपने पढ़ा होगा कि इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। तो ये क्या है? पार्थिनोकार्पी को हम ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू क्या है? इंड्यूस करवा सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की एग्जांपल क्या है? बनाना। क्या एग्जांपल है? बनाना, ठीक है। इसके बाद इसे भी हम रीड कर लेते हैं एक बार। Seeds offer several advantages to angiosperms. Firstly, since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं कि जो सीड्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो होती है उसमें वाटर सबसे कम इफ़ेक्टिव पॉलिनेटिंग एजेंट माना गया है, लेकिन सीड्स क्या है? वाटर के थ्रू ही ज़्यादा डिस्पर्स होते हैं। तो सीड्स क्या है? वाटर पे डिपेंड करते हैं। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पोजल टू न्यू हैबिटेट्स। ठीक है, तो मतलब कि इनको नए हैबिटेट्स में भी हम भेज सकते हैं ताकि क्या है वहाँ पे भी जिस जगह पे उस स्पीशीज़ का कोई भी प्लांट नहीं है वहाँ पे भी उस स्पीशीज़ के प्लांट्स ग्रो कर जाएं। ठीक है, एंड हेल्प द स्पीशीज़ टू कॉलोनाइज, मतलब कि उस जगह पे अपना एक पूरी पॉपुलेशन को फॉर्म करना। कॉलोनाइज करना मतलब कि वहाँ पे रहना, तो वहाँ पे कॉलोनाइज करने के लिए हेल्प करते हैं सीड्स। एज दे आर सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, सीड्स क्या है? सफिशिएंट फूड रिजर्व्स होते हैं क्योंकि उनके पास कॉटिलिडन्स होते हैं। यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। ठीक है, तो कॉटिलिडन्स कब तक हेल्प करते हैं? जब तक सीड में क्या है, सीड जर्मिनेट होने के बाद प्लांट पूरा डेवलप ना हो जाए, लीव्स ना फॉर्म हो जाए और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ना हो जाए, तब तक क्या है जो फूड रिजर्व्स हैं, कॉटिलिडन है, वो क्या है सीड के न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। जैसे कि हमने बात की डाइकॉट्स में, तो एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है, तो एंडोस्पर्म भी साथ ही साथ क्या है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो।
Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variations. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, इसीलिए वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगे क्योंकि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस फॉर्म होंगे. इसके बाद आ गया अपने पास सीड इज़ द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का बेसिस क्या है, सीड है. अगर सीड होगा तभी तो एग्रीकल्चर कर पाएंगे ना. अगर सीड ही ना होगा तो प्लांट कैसे ग्रो होगा नया. तो सीड क्या है, एग्रीकल्चर का बेसिस है. ठीक है. डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मेच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड्स. क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होगी तभी तो सीड मैच्योर होगा और डॉर्मेंसी भी होना ज़रूरी है. अगर सीड में डॉर्मेंसी का स्टेज ही ना होगा तो जब ही सीड मैच्योर होगा साथ ही साथ क्या है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा. तो हम सीड्स को स्टोर ही नहीं कर पाएंगे कि हमें अभी नहीं चाहिए प्लांट, हमें थोड़े टाइम बाद चाहिए, और जब चाहिए हम तब उसे क्या है, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे. तब तक क्या है, सीड डॉर्मेंसी की स्टेज पे चला जाता है. एंड यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो रेज क्रॉप फॉर द नेक्स्ट सीजन. कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे soon after the formation and cannot be stored. मतलब कि अगर स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी ना हो तो आप सोच सकते हो कि हम कैसे सीड्स से प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे, कि हम उसे स्टोर ही नहीं कर पाएंगे. या फिर अगर सीड्स ही ना तो हों तो एग्रीकल्चर किस तरीके से करेंगे हम. ये कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं. तो डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी क्या है, मैच्योर सीड्स के लिए बहुत ही क्रूशियल स्टेजेस होते हैं. ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए. हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड. जैसे पोलन का भी वायबल टाइम पीरियड होता है, उसी तरीके का सीड्स का भी डॉर्मेंसी का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है. ठीक है. इन अ फ्यू स्पीशीज़, थोड़ी सी स्पीशीज़ में ही क्या है, सीड्स की वायबिलिटी कम होती है, जैसे कि कुछ मंथ्स की. बाकी नॉर्मली बहुत सारे मोस्टली सीड्स की जो वायबल टाइम पीरियड है वो क्या है, सेवरल ईयर्स है. कितना है, सेवरल ईयर्स. जैसे कि हमने बात की थी, जो ओल्डेस्ट सीड अभी तक हमें मिला है वो किसका है, ल्यूपाइन का, ल्यूपिनस आर्कटिक्स. तो ये क्या है, आर्कटिक टुंड्रा से हमने फाइंड किया है, ल्यूपिनस आर्कटिक्स. ठीक है. तो इसमें क्या है, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का क्या है, वायबल टाइम पीरियड है. ठीक है. ये आपने याद रखना है. ल्यूपाइन की बात कर रहे हैं, ल्यूपिनस आर्कटिकस. ठीक है. ल्यूपिनस आर्कटिकस कहाँ से हमने एक्सकवेट किया है, आर्कटिक टुंड्रा से. ठीक है. इसमें क्या है, एस्टिमेट किया है कि 10,000 ईयर्स की डॉर्मेंसी होती है. कितने 1000 ईयर्स की, 10,000 ईयर्स की. इसके साथ साथ हमने एक 2000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड जैसे कि डेट पाम का भी फाइंड किया है. ठीक है. ये कहाँ से हमने एक्सकवेट किया है, किंग हेरड के पैलेस से, जो क्या है, डेड सी के पास है. After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following questions. How many eggs are present in an embryo sac? 1. How many embryo sacs are present in an ovule? Generally 1 ही होते हैं. जनरली 1 होते हैं, लेकिन आप पॉली एम्ब्रियोनी में पढ़ोगे कि एम्ब्रियो सैक्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी? मे बी 1 और मे बी मोर देन 1. हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर? अगर मोनोकार्पिलरी है तो एक ही ओवरी होगी. मल्टीकार्पिलरी है तो मोर देन 1 ओवरीज भी हो सकती हैं. ठीक है. हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री? अ लॉट. ठीक है. कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स? ऐसे कौन से हैं, हमने बात भी की थी.
Orchid flowers are one such category and each fruit contains thousands of tiny seeds. ठीक है. Similar is the case in fruits of some parasitic species such as Orobranche and Striga. Have you seen a tiny seed of ficus? Ficus क्या है? फिग की बात कर रहे हैं, ficus की बात कर रहे हैं. ठीक है. How large is a tree of ficus developed from the tiny seed? आपने फिग का अगर देखा हो तो कितना छोटा होता है सीड. तो बिलियंस ऑफ सीड्स होते हैं एक ट्री में, बिलियंस से भी ज़्यादा होते हैं. ठीक है. तो उस एक सीड से कितना बड़ा फिकस का ट्री क्या है? प्रोड्यूस हो गया. तो कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच सच टाइनी सीड कैन प्रोड्यूस सच अ लार्ज बायोमास ओवर द ईयर्स? बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं ऐसी. ऑर्चिड्स की बात की है हमने, स्ट्राइगा की बात की है, ओरोब्रांचे की बात की है. इनमें सभी में क्या है? मोर देन वन सीड्स क्या है? प्रेजेंट हैं. और किसकी बात कर सकते हो आप? हमने लास्ट टाइम एग्जांपल्स भी की थी. तो ये आप मुझे अब होमवर्क में कमेंट्स में बताओगे ये आंसर. ठीक है. कि किस किस में क्या है? मोर देन वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है, मतलब कि बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं. बहुत सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा, इसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है. तो ये अपना टॉपिक क्या है आज का? कंप्लीट हो गया है. इसके बाद एक हम आज कर लेते हैं ये सारे डायग्राम्स. देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ सीड्स के स्ट्रक्चर दिखाए हैं. ये चारों क्या हैं? कुछ सीड्स के स्ट्रक्चर्स हैं. यहाँ पे देखो 2 कॉटिलिडन्स हैं, साथ ही ये माइक्रोपाइल शो किया हुआ है आपको यहाँ पे. ठीक है. तो 2 कॉटिलिडन्स है. ये क्या है? डाइकॉट है. कोई किसी डाइकॉट सीड की एग्जाम्पल है. ठीक है. साथ ही यहाँ पे क्या होते हैं? प्लम्यूल और रेडिकल होते हैं यहाँ पे. ठीक है. इसके बाद देखो सीड कोट है, एंडोस्पर्म है, कॉटिलिडन भी प्रेजेंट है. यहाँ पे देखो एंडोस्पर्म क्या है? परसिस्ट कर रहा है. सीड कोट्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं, टेस्टा भी और टेगमेंट भी. ठीक है. और ये क्या है? कॉटिलिडन है. कॉटिलिडन कितने हैं? 1 है. ये क्या है? मोनोकॉट है. ये रूट टिप गिवन है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम गिवन है, ये हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस भी गिवन है. ठीक है. और ये हाइपोकोटाइल है तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? एपिकोटाइल. क्या होगा? एपिकोटाइल. यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई. अब आगे देखो ये क्या है? मेज़ का सीड है. किसका सीड है? मेज़ का. ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा. ये किसका सीड है? मेज़ का. ओके. तो मेज़ के सीड में क्या है? ये एक पेरिकार्प प्रेजेंट है. पेरिकार्प ये सीड क्या? ये जो मेज़ का सीड है ना, इसमें जो फ्रूट होता है वो बहुत कम होता है. ये सीड है, ये एंडोस्पर्म है, फ्रूट है ही नहीं. फ्रूट बहुत ही पतली लेयर होती है फ्रूट की, इसीलिए ये पेरिकार्प से कवर्ड है. ठीक है. फ्रूट आपको यहाँ पे दिखेगा ही नहीं. इसके बाद ये एंडोस्पर्म आ गया, ये स्कूटेलम आ गया. इसके बाद कॉलियोपटाइल आ गई, प्लूम्यूल आ गया, रेडिकल आ गया और कॉलियोराइज आ गया. ठीक है. और साथ ही यहाँ पे रूट कैप भी प्रेजेंट होता है और लीफ प्राइमोर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये भी एक मोनोकॉट ही है. इसमें क्या है? एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है. जिसमें भी एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा होता है वो मोस्टली क्या होते हैं? मोनोकॉट्स होते हैं. और यहाँ पे एक ही कॉटिलिडन है, फिर तो पक्का ही ये क्या है? एक मोनोकॉट की एग्जांपल है. यहाँ पे सीड कोट शो की है, शूट एपिकल मेरिस्टेम शो किया है, ये हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है और ये क्या है? रूट टिप. ये ऊपर वाला सारा पार्ट क्या है? एपिकोटाइल रूट एक्सिस. क्या है? एपिकोटाइल रूट एक्सिस. यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई. अब देखो ये क्या है? फॉल्स फ्रूट शो किए हैं हमें. ये थैलेमस है. क्या है? थैलेमस है. ठीक है. आपने देखा होगा कोकोनट की एक बाहर से कवरिंग होती है, या तो ग्रीन कलर की होती है या फिर ब्राउन कलर की. जो ग्रीन कलर वाली होती है ना, वो क्या होती है? फ्रूट होता है. एक्चुअली में बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो वो क्या है? ओवरी से डेवलप हुआ है, वो क्या है? फ्रूट है. ठीक है. और जो हम कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है. सेलुलर एंडोस्पर्म होता है जो वाइट कर्नल होता है. और जो हम कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं कोकोनट वाटर, वो एक्चुअली में क्या होता है?
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, जब फ्रूट और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो क्या है वो ब्राउनिश सा पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एप्पल है, जो हम कंज्यूम करते हैं पार्ट, वो क्या है, थैलेमस होता है। यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, एपिकार्प और मीजोकार्प है, ये दोनों। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। और ये क्या है, पेरिकार्प, ये वाली लेयर, ये आपको जो डॉटेड लाइन से दिख रही है ना पूरी, ये क्या है, पेरिकार्प है। और ये इतना पार्ट क्या है, फ्रूट होता है जस्ट, बाकी सारा हम थैलेमस ही कंज्यूम करते हैं मोस्टली, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। और स्ट्रॉबेरी भी क्या है, फॉल्स फ्रूट की ही एग्जाम्पल है। सो आज के लिए इतना ही। लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।